परावर्तन है, परावर्तन प्रकाश के परावर्तन। देखो सबसे पहले पथ बदल गया, पथ बदल गया, रास्ता इधर था इधर चला गया, पथ चेंज हो गया, पथ बदल गया। चाल इधर होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, माध्यम एक ही है तो फिर से स्पीड वही रहा, सेम स्पीड रहा, तो चाल में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक ऐसी चीज होती है जो चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन, वो कभी चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज कभी चेंज नहीं होती है। और इसमें कह रहा है कि बदल जाता है, तो याद रहे कि वेग नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता, तो क्या बदलता है? पथ। आंसर डी हो जाएगा। इसमें नोट में जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो पथ नहीं बदलता है, ये बात याद रखना है। लंबवत जब पड़ेगा तो फिर उसी दिशा में चला जाएगा, तो इसलिए कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के बाद, है ना, और लिख दे कि लंबवत परावर्तन के बाद बदल जाता है। ठीक है, तो आंसर में आपको याद रखना है कि ना वेग बदलता है, ना तरंग दैर्घ्य बदलता है, ना आवृत्ति बदलती है, और ना ही पथ बदलता है। लंबवत पड़ेगा तो इसीलिए हम यहाँ नोट लिख दिए हैं कि प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो पथ भी नहीं बदलता। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी सतह पर कोई किरण आपतित हो रहा है, परावर्तन कोण का मान बताइए। किसी सतह पर कोई किरण आपतित हो रहा है, किसी सतह पर कोई किरण आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? भाई देखिए, ये सवाल में एक चीज छूट गया है, लंबवत। कोई किसी सतह पर कोई किरण लंबवत आपतित हो रहा है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। 0 डिग्री की 90 डिग्री है? अगर हम कोई किरण लंबवत आपतित करेंगे तो इसी रास्ते से चला जाएगा। हम इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, तो ना तो आई बढ़ना ना ही आर बढ़ना। आंसर क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए, यदि प्रकाश की किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? सतह के साथ, याद है, सतह के साथ, सतह मतलब हाई हो गया, ये वाला कोण दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि परावर्तित है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो अगर ये 30 है तो है 60 होगा, आयु 60 होगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा और 60 डिग्री होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा? विचलन कोण, चलिए वोटिंग करते हैं। ए पर हाथ उठाइए, बी पर, सी पर और डी पर, मतलब भूला गया है सब। ये देखो, ये अगर दर्पण है तो इस पर कोई किरण ऐसे आपतित हुआ, अगर ये आपतित हो रहा है तो बेचारा जा रहा था इधर, है ना, दर्पण भाई साहब ने कहा कि नहीं इधर नहीं जाना, इधर जाओ, समझ में आया? जा रहा था इधर, घुमा दिया इधर, तब विचलन उसी को कहते हैं जब उसके पथ से, वास्तविक पथ से उसका भटकाव यानी कि वो मुड़ जाए। तो बेचारा इधर जा रहा था, इधर घूम गया, तो इतना सारा कोण जो है ये विचलन हो गया, समझ में आया? अब हमको इतना पता करना कि ये कितना होगा भाई, तो आपको अच्छी तरह मालूम है, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोण आई होता है, तो ये आर होता है, तो आर बराबर क्या होता है? आई होता है, ये तो बात आप जानते हैं। अच्छा अब आप ध्यान से सुनिए कि अगर ये आई है, ये भी आई है, मतलब ये दोनों आर है, इस जगह पर आप कोई भी एंगल को ले लीजिए, जैसे देखिए कह रहा है आपतन कोण का मान क्या है? 40 है, तो है 40, तो ये भी कितना? 40। अब ये 40, ये 40, तो है कितना? ये 50 होगा। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण कहता है, शीर्षाभिमुख, यह 50 तो ये भी 50, समझ में आया? अच्छा यह 40, यह 40, तो ये भी 50, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 100। तो 100 डिग्री हमारा विचलन कोण हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या चीज? 100 डिग्री। बोलो समझ में आ गया? आगे ये क्वेश्चन बताइए,
यदि प्रकाश की किरण सतह के साथ थीटा कोण बनाकर आपतित होता है तो विचलन कोण क्या होगा? हाँ 180 माइनस 2 थीटा। चलिए इसको भी हम कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा तो बता दे रहे हैं। देखो आज एकदम मजे से समझना है, सारा टेंशन भूल जाओ जो अभी है, एकदम अभी जो सामने क्वेश्चन आ रहा है उसको मन लगा करके उसे बनाने का समझने का प्रयास करना है। ठीक है, एकदम आराम से बनाते रहिए और बताते रहिए। ठीक है, जहां नहीं बुझाएगा हम वहां बताएंगे आपको। तो अभी आपको जो क्वेश्चन था उसमें समतल दर्पण मान लीजिए हम बना लिए और कह रहा है कि सतह के साथ थीटा कोण बनता है। सतह के साथ का मतलब ये वाला कोण हुआ, समझ में आया? अच्छा अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इस कंडीशन में ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा अब सुनो, शीर्षाभिमुख कोण से हाई थीटा होगा। अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा, टोटल कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आया? अब सुनो यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विचलन कोण का मान क्या होगा। तो ठीक से देखो विचलन कोण कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। और तुम लोग कितना बोले हो? 180 माइनस 2 थीटा। गड़बड़ हो गया। तो बिना सोचे समझे आंसर मत मारना साहब, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग सोचे हो कि सर तो बताए थे 180 में, यहाँ पे याद होगा इसको थीटा लिखा गया होगा तब जाकर के ये आया होगा। ऐसे समझ में आया? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम बोलते कि आपतन कोण थीटा है, तो उस कंडीशन में हाई 90 माइनस थीटा हो जाता, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाता, और ये भी 90 माइनस थीटा। तब जोड़ेंगे तो 180 माइनस क्या होगा? 2 थीटा। अंदाज से मारिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 थीटा होगा, क्योंकि कोण देखो सवाल में दे दिया है सतह के साथ थीटा कोण दिया है। आंसर क्या होगा? 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये बताइए, बोलिए। दर्पण दर्पण कौन सा होगा जिससे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा? तीनों वाले हाथ उठाए। अच्छा समतल, अवतल, अवतल होगा, अवतल। देखिए आभासी प्रतिबिंब हर तरह के दर्पण बनाते हैं, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो या समतल हो। आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा सीधा। कोई भी ऐसा दर्पण नहीं जिसके सामने खड़ा हो जाओ तो तुम सीधा दिखाई ना दो। समझ में आया? केवल उत्तल दर्पण ऐसा है जिसमें आभासी प्रतिबिंब ही केवल बनता है, उल्टा बनवे नहीं करता, उत्तल। समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि उत्तल जो है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। और ये भी आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, केवल ये थोड़ा सा उल्टा टाइप का बनाता है। कौन? अवतल। अवतल जो है उत्तल और सॉरी उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। तो यहाँ पे सवाल में तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। हाँ क्या क्विज टाइम में टाइम लग जाएगा, समय ज्यादा लगे नहीं, मैं समझते रहिए। मेन उद्देश्य क्या है? परीक्षा, आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए आप बताइए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? आंसर है अनंत पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर अपना लिख लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। चलिए बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वर्धन कितना होगा? 1 के बराबर। कितना लोग 1 के बराबर में? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 1 के बराबर वाला, 1 के बराबर। 1 से कम वाला कितना लोग है? अच्छा 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, शून्य। अरे तो बाकी लोग क्या है? बड़ा सोचने वाला बात है। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा। कभी तुम अपने आईने के सामने खड़े होते हो तो नाटुर लगते हो कि लमहर लगते हो कि सेम टू सेम? सेम टू सेम। जितना हाइट तुम्हारा उतना इमेज का।
तो एक ही चीज से एक ही चीज में प्रतिबिंब का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई दोनों तो बराबर ही होगा, तो भाग देंगे सेम टू सेम में तो क्या आएगा 1। तो आंसर क्या होगा 1 के बराबर। तब पूछे कौन है 1 के बराबर, तो घबरा गया तो कहीं पूछ मत दे। चलो बताओ, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? कितना आसान है। कहीं भी से दूरी कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। याद है पी लिखते थे बार बार, ध्रुव से मापते हैं, ध्रुव के सापेक्ष। ऑप्शन नंबर 1। हमारी आंखें जो देख सकती हैं वो वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त होती हैं, प्रदीप्त होती हैं, दीप्त या प्रदीप्त, इनमें से कोई नहीं। जो दीप्त होती हैं वही हम देख सकते हैं, समझ में आया? जो प्रदीप्त होगा उसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा अदीप्त भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। प्रदीप्त कब देखते हैं? जब उस पर प्रकाश पड़ता है तब। जैसे चांद, चांद को कब देख सकते हो? जब चांद पर प्रकाश पड़ेगा। तो चांद क्या है? प्रदीप्त है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। चलो आगे समझते हैं। ये बताओ, किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। एक ऑप्शन है अवशोषित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित करे। तो आंसर क्या है आपका? बी। तो बी वाले लोग हाथ उठाए। बी वाले। अच्छा, डी पर कोई है? डी पर, डी पर कोई है? किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश। एक बात बताओ, कांच को देखे हो? कैसे देखते हो? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब है, आँख से देखे हैं। ये कौन सा सवाल है? मैं कुछ दिन पहले किसी से पूछा कि चांद को देखा है, तो हाँ। अगर चांद पर जाकर के धरती देखना हो तो कैसे देखो? नीचे में है कि ऊपर में? तब यही सवाल है। एकदम है ना, बता देंगे हम कहने की बताओ, यही ना बताओ नीचे में। तो हम कहने की ये बताओ कि तुम नीचे देखेगा, यहाँ खड़ा है, काफी पर है, पृथ्वी पर है कि चांद पर? तो पृथ्वी पर। नीचे देख तो सर जमीन लोग रहा है। तो चांद पर खड़ा होगा तो काफी लोग सर जमीन। तो फिर बाद चुपचाप है कल मान लीजिए गलती हो गया। चांद पर खड़ा होके जमीन देखेगा, चांद पर खड़ा होकर नीचे देखेगा तो चांद के जमीन लोगेगा। पृथ्वी को भी देखना हो तो चांद पे जाके ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ, तो बाबू लोग, जब कांच आपको दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कारण है कि प्रकाश जो है अपवर्तित होगा। इसको प्रैक्टिकली आप सोचिए, प्रैक्टिकली आप सोचिए। जैसे कि एक कांच बीच में लगा दीजिए, पीछे आप लाइट लगा दीजिए। अब लाइट कांच को पार करके आपकी आंखों तक जाएगी, ठीक है। तो लाइट तो आपको दिख ही रहा है, बीच में कांच है वो भी दिख रहा है। क्यों दिखा भाई? क्योंकि प्रकाश जो है कांच को पार करके अपवर्तित करके आपकी आंखों तक आया, तो कांच का भी इंफॉर्मेशन आपकी आंख तक गया। इसका मतलब परावर्तित होकर के भी वस्तु को देखा जा सकता है और अपवर्तित होकर के भी वस्तु को देखा जा सकता है। तो जो लोग परावर्तित पर हैं, गड़बड़ा गए हैं, आंसर हो जाएगा डी, परावर्तित या अपवर्तित। बोलो, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग सूर्य के प्रकाश के एक स्थान पर फोकस करने के लिए किया जाता है? एक स्थान पर प्रकाश को फोकस करना है। सोलर कुकर पढ़ाए थे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वाले लोग हाथ उठाए। अवतल दर्पण याद आया? सोलर कुकर। ऐसे बोले थे कि सोलर कुकर हो गया, यहाँ हम पेंट कर दिए थे, यहाँ एगो स्टैंड लगा दिए थे सब्जी बनाने के लिए। अब क्या है कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है, यहाँ से टकरा के यहाँ पे जाता है, ऐसे आता है। देखो जितना प्रकाश आएगा सब आकर के यहीं पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे सब्जी बनना शुरू। इसी को सोलर कुकर कहते हैं। यानी कि आप जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से खाना बना सकते हैं। और इसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल का, अवतल दर्पण का, ठीक है। इसके अलावा अवतल दर्पण के अलावा आंसर समतल दर्पण भी होता है सोलर कुकर के लिए, लेकिन इकट्ठा करने के लिए केवल क्या होगा? अवतल दर्पण। तो याद रखना है आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी।
बी आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से उसकी ओर आता दिखाई देगा? ऑप्शन ए पर कोई है, बी पर, बी पर, सी, ये सब भुला मिले सरकार साफ एकदम। जब हम छोड़ देंगे टेक्नियों पे छोड़ना है तो जब उन्हें छोड़ देला तो हम काहे पकड़े, पढ़ाई तो छोड़ दिए सब पूरा नाश देले वाला से एकदम। डी, डी पर हम ही बता दे रहे हैं। ऐसा है कि जब आप किसी चीज को सामने से आते हुए देखिएगा तो जितना आपका चाल होगा और उसका जो चाल होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा। और अगर आप किसी के दिशा में ही जा रहे हैं तो चाल घट जाएगा। जैसे आपके बगल में कोई साइकिल से जा रहा है, आप भी साइकिल से जा रहे हैं, उसका चाल 10 है, आपका चाल 4 है, ठीक है, तो चाल जिसका 10 है और जिसका 4 है उन दोनों के बीच चाल का जो अंतर है वो कितना का होगा? 6 का। तो आपको लगेगा कि ये वाला पार्टी 6 के स्पीड से ज्यादा जा रहा है ना, और 10 वाले को लगेगा कि 6 के स्पीड से पीछे जा रहा है। ये बात समझ में आया? अब वही अगर एक दूसरे के सामने से आए, उधर से 10 से आ रहा है ये, इधर से ये 4 से जा रहा है, तो इसको लगेगा कि और बहुत तेज में आता है, 10 4 14 हो जाएगा, और उसको भी लगेगा कि ये 14 के ही स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। ये बात समझ में आया? ट्रेन में आप बैठिएगा तो ट्रेन के बारे में बताए थे, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, आपको एक अल्बर्ट ड्राइवर व ट्रेन के बार बार रोक दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास से खिड़की के पास से जब कोई ट्रेन गुजरता है, खूब स्पीड में गुजरता है, ट्रेन में बैठिएगा तो आपको लगेगा, तो आप कहेगा इन ट्रेन भाई गजब के चला होता, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता है कि दोनों ट्रेन गति में है, एक इधर से जा रहा है उधर से ही आ रहा है, तो दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो आपको अधिक स्पीड में दिखाई देगा, जबकि उधर भी वही हाल है, सेम टू सेम। समझ में आया? आपको लगता कुछ और तब मेन फिजिक्स को समझना है। तो बाबू लोग यहाँ देखिए, व्यक्ति दर्पण, सामने दर्पण लगा है, व्यक्ति दौड़ते जा रहा है, व्यक्ति का चाल कितना? 2, तो उधर से इमेज का भी स्पीड कितना होगा? 2, तो कितना हो गया? 4। लेकिन वही कोई दूसरा आदमी उसके इमेज को देखेगा तो 2 ही से नजर आएगा। समझ में आया? इन दोनों को छोड़कर कोई अलग से आदमी देखेगा तो स्पीड 2 ही रहेगा, लेकिन वो अगर देखेगा दर्पण में तो आंसर क्या होगा? 4। तो ऑप्शन नंबर सी 14। यदि 10 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी? 10 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित, चिन्ह बदल जाएगा? आंसर बताइए। क्या होगा? अपरिवर्तित। बोलो काहे? आंसर होगा अपरिवर्तित, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल है। समझ में आया? दर्पण दिया हुआ है, लेंस नहीं। लेंस रहेगा तो खेला दूसरे हो जाएगा। समझ में? सब पढ़ा चुके हैं। तो आंसर होगा सी। चलिए, सतह समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर। आर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे F बराबर R/2, R बराबर 2F। ये रहा समतल दर्पण, ये रहा मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो इधर से ना जाकर के वापस ऐसे ही चला जाएगा, जहां ही जाएगा और जिस जगह प्रतिच्छेद करेगा वो फोकस होगा, तो फोकस तो चला गया अनंत पर, तो फोकस दूरी हो गया अनंत, मतलब F का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। तो 2 में इनफाइनाइट से गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? इनफाइनाइट। तो आंसर ए हो जाएगा, अनंत। चलिए बताइए, किसी सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण 0 हो जाएगा, 0। चलो ये बताओ, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है,
एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 cm की दूरी पर रखे जाने पर प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। बोलिए आंसर। अनंत, तुम लोग बनाते रह जाओगे। कौन सा दर्पण है? अवतल है, उत्तल दर्पण है। मान के चलो ये उत्तल दर्पण हम बना लिए, है ना। अच्छा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस दूरी यहाँ पे होता है ना, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 cm की दूरी पर, ध्रुव से कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाने से प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ वस्तु रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, तुमको याद है मैंने बताया था कि वस्तु इधर अवतल दर्पण में कहीं भी रखो, वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा इमेज। और जब बीच में बनेगा तो आंसर 20 से छोट होगा कि बड़ होगा? 20 से छोट। तो जवन 20 से छोट होगा वह आंसर। आंसर 10 cm, ऑप्शन नंबर बी। इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। बताओ, माध्यम का अपवर्तनांक यदि ज्यादा हो तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? हाँ, अपवर्तनांक ज्यादा तो चाल कम हो जाएगा। जैसे हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम होता है क्योंकि अपवर्तनांक उसका ज्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होगा। चलो, तालाब की गहराई 15 फीट है, इसमें 1.5 अपवर्तनांक का तरल भरा गया है, तो तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? बताओ। तालाब की गहराई 15 फीट है, इसमें 1.5 अपवर्तनांक का तरल भरा गया है, तो तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा? इसमें तो नहीं आंसर आप लोग बताइए तो, वोटिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए पर कितना लोग है? ए अभी सॉल्व कर लिए क्या? ये सही अंदाज में बोल रहे हो? बिना सॉल्व किए अंदाज पर आंसर? बड़ा तेज है, हम तो बिना सॉल्व किए आंसर नहीं बता सकते। 30, वो तो समझ में आ ही जाएगा बनाएंगे तो। चलिए, ए, बी, सी और डी सब खत्म। याद है V1/V2 इक्वल टू इमेजिनरी हाइट बाई रियल हाइट? याद है फॉर्मूला? V1/V2, ये V1/V2 क्या है? अपवर्तनांक है। किस माध्यम का? दूसरा का कि पहला का? दूसरा का अपवर्तनांक। तो सवाल पर हो, तालाब की गहराई 15 फीट है, अब 15 फीट अगर तालाब की गहराई है तो रियल हाइट है कि इमेजिनरी हाइट है? रियल हाइट। तो ये रहा कितना हुआ? 15। अच्छा, कह रहा है कि इसमें 1.5 अपवर्तनांक, मतलब ये वाला वैल्यू कितना दे दिया? 1.5। तो कह रहा है कि तो तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा हाइट? इमेजिनरी हाइट पूछ रहा है। अच्छा एक मिनट, ये V1/V2 नहीं है, 1.5 जो है वो V1/V2 का वैल्यू नहीं है, मतलब 1.5 जो है वो तरल का ना दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में आपका वैल्यू जो आएगा ये 1 बटा कितना होगा? 1.5 ये हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? ये फॉर्मूला गलत था। ये जो माध्यम है ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है ना जी, तो आपको याद होगा यहाँ पर हम μ1 बाई क्या लिखते हैं? μ2 ये लिखते हैं। अब μ1 बाई μ2 लिखते हैं तो ये तो उल्टा हो जाएगा, V2 बाई क्या हो जाएगा? V1। इस बेसिस पर आप समझो V2 बाई V1, जबकि अपवर्तनांक किसका दिया है? एक का दिया है कि दूसरे का? ठीक से पढ़ो। 1.5 अपवर्तनांक तरल भरा गया है, किसका अपवर्तनांक है? आपको दिया हुआ है दूसरा का, मतलब आपको वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? V1/V2 का मान दिया हुआ है 1.5, जबकि फॉर्मूला कहता है कि V2/V1 होता है। तो हम यहाँ से V2/V1 जब निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/1.5।
तो बोलो यहाँ वैल्यू क्या पढ़ेंगे 1.5। अब दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 10, नीचे कितना 15, आई एच अब बटा में 15 हो जाएगा। देखो 15 से 15 कट गया तो आई एच कितना हो जाएगा 10 फीट। तो आंसर हो जाएगा टोटल 10 फीट, ऑप्शन नंबर बी। कितना, जैसे ये पूछा है, क्या पूछा है जी, तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा। मुझे नीचे से पूछ रहा है कि तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा, तो हम लोग यही ना मान के चले थे। याद कीजिए यहाँ पे आई एच लिखाता था और हाई वाला क्या लिखाता था आर एच। तो हाई जितना उठा हुआ प्रतीत होगा, जैसे कि हमको ये बताना है कि तल कितना उठा हुआ, अच्छा ये वाला तल कितना उठा हुआ प्रतीत होगा ये पूछ रहा है ना। हम लोग ये आई एच लिखते थे, तो हाई 10 फीट हुआ, हाई टोटल कितना है 15 फीट, तब कितना उठा हुआ प्रतीत होगा 5 फीट, तब लोग जाके 10 फीट और 5 फीट मिला के कितना होगा 5। देखो गलती हम भी कर रहे थे, आंसर क्या हो जाएगा 5 फीट, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। हम यहाँ नहीं पढ़े हैं कि क्या पूछ रहा है, कितना उठा हुआ खाली। हाँ चलिए इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, बताओ आसान है, बताओ। अब देखो ये सवाल तल उठा हुआ नहीं पूछ रहा है, कितनी महसूस होगी, तब 6 फीट गहरे तालाब के ऊपर से देखने पर तालाब की गहराई, आंसर क्या हो जाएगा 6 फीट से कम, ऑप्शन नंबर सी। हो गया। हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होगा, विचलन पैदा नहीं होगा, पार्श्व विस्थापन होता है, विचलन नहीं बल्कि पार्श्व विस्थापन होता है। तो अब देखिए शीशा का स्लैब है, सिल्ली, अगर मान लीजिए कि ये शीशा का स्लैब है, प्रकाश का किरण ऐसे आया, आने के बाद कहाँ जाएगा इसके लिए कैसे कर बनाते हैं, अभिलंब खींचते हैं। बोलिए इसके बाद क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। चलिए मुड़ गया, फिर इसके बाद यहाँ अभिलंब खींचेंगे, देखिए फिर उसी रास्ते पर है, जैसा है खाली समांतर हो गया है, तो रास्ता तो वही है, तब विचलन हुआ कि नहीं हुआ, विचलन नहीं हुआ। लेकिन देखिए पार्श्विक विस्थापन हो गया है, गैपिंग हो गया है, ये ओरिजिनल रास्ता था, तब बीच में पार्श्विक विस्थापन हो गया है ना। तो आंसर क्या होगा, पार्श्व विस्थापन, विचलन नहीं बल्कि पार्श्व विस्थापन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये में विचलन नहीं का भी बात किया है, तो इसलिए विचलन नहीं पार्श्व विस्थापन होता है। चलिए ये बताइए, पढ़ लिया सब। प्रिज्म पर आपतित किरण के अपवर्तन से जो विचलन पैदा होता है उसका मान निर्भर करता है प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म के अपवर्तनांक पर, दोनों नियत होता है। तो याद कीजिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताए थे, विचलन कोण का सिंबल क्या होता है डेल्टा, फॉर्मूला क्या बताए थे a इंटू म्यू माइनस 1। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, म्यू क्या है, प्रिज्म अपवर्तनांक। समझ में आया। तो अब बताइए किन किन बातों पर निर्भर किया, प्रिज्म कोण पर और अपवर्तनांक पर। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्या चीज,
दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये बताइए, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? हाँ याद है, बताए थे, तो ज्यादा लगेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस दो सतहों से घिरा पारदर्शक माध्यम होता है, यह आवश्यक है कि, अब पढ़ो और बताओ। आंसर क्या होगा? कम से कम एक सतह क्या हो, वक्र हो, तो वो लेंस हो जाएगा। जरूरी नहीं कि दोनों ही हो, एक सतह भी वक्र रहेगा तो वो लेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये बताइए, पढ़ लिया सब? क्या होगा? हाँ क्या होगा? प्रकाश को किसी बिंदु पर केंद्रित करता है तो प्रकाश प्रयोग होगा, क्या चीज? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती किरणों में कितना विचलन पैदा होगा? आए, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती किरण, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हाला मत करना, सब ऐसे ही चलेगा, है ना? अभी प्रॉब्लम हो रहा है। वो कुछ प्रॉब्लम है, लेके एक आदमी गया था। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, बात मत कीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि लेंस के प्रकाश केंद्र, तो प्रकाश केंद्र आपका ये रहता है, प्रकाशिक केंद्र जिसको कहा जाता है, यहाँ पे रहता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि गुजरती किरणों में कितना विचलन पैदा होता है। तो आपको बताए थे कि प्रकाश की किरण जो होती है, अगर प्रकाशिक केंद्र पर पड़ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र पर पड़ जाएगी तो सीधे गुजर जाएगी, ठीक है, और बिना विचलन के वो आगे निकल जाएगी, तो कोई भी विचलन इसमें नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? शून्य, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया? क्या क्या? तो दो बार आप भी 26 कर लीजिएगा, जैसे नंबरिंग है वैसे कर लीजिएगा। हाँ, अवतल लेंस में बिंब के आकार का, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब आए 2f पर हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, ए पर ए और बी घट जाएगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब माध्यम डिपेंड करता है कि सघन है कि विरल। अगर सघन होगा तो जाने में दिक्कत होगा, तो चाल कम होगा। और चाल जो होता है वो असल में दूरी ही होता है एक तरह का, लेकिन एक सेकेंड में तय किया गया दूरी होता है। तो चाल बदलेगा तो दूरी भी बदलेगा, और दूरी मतलब कि तरंग दैर्घ्य। तो याद रखना है कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो चाल घटेगा कि बढ़ेगा? चाल घटेगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा? घट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा घटेगा, क्योंकि प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? ग्लास में। ग्लास में जाने का मतलब हवा में था तो ग्लास में गया, तो इसलिए घटता है। हाँ, प्रिज्म में आयताकार सतह होते हैं, 3 गो आयताकार, एगो इस तरह से होता है, एक ऐसे और एक नीचे से, 3 आयताकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए ये बताइए, प्रिज्म में विचलन कोण और आपतन कोण, आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो महागलत, आंसर होगा बी। याद है, बताए थे।
बताए थे, याद आया कुछ? I1 बराबर I2 है, इधर बढ़ेंगे तो भी विचलन बढ़ता है, इधर बढ़ेंगे तो भी विचलन बढ़ता है। खाली एगो कंडीशन है, I1 बराबर I2 या R1 बराबर R2 या I बराबर E, इमरजेंस बोलते हैं E को, ये कंडीशन रहता है तो विचलन न्यूनतम होता है। याद कीजिए, यहाँ डेल्टा एम भी लिखे हुए थे, समझ में आया? मिनिमम लिखे थे, डेल्टा मिनिमम। तो न्यूनतम विचलन कब होता है? जब I1 बराबर क्या हो? I2। यही ग्राफ आपका अब इस कटोरा जैसा जो होगा वही आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी है, और यहाँ पे देखो ये इस तरह से है, ये घटने को बताया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ये बताइए, अभी तब बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए अगर बता दिए तो अपने आप को तेज मत समझो, क्योंकि ये अभी अभी हम बताए हैं, तो तेज समझ के ऐसा ही बोला कि ये हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे कि खुद से बताए हो। हाँ, माध्य वर्ण पीला हो जाएगा। याद है मैंने बोला था 7 रंग का औसत मान निकालते हैं, औसत तरंग दैर्घ्य किसके तरंग दैर्घ्य के बराबर आता है? पीला के बराबर, तो आंसर पीला हो जाएगा। सबसे अधिक विचलन बैगनी, ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक विचलन। दो 31 कर लो, इसका बी, दूसरा 31 का सबसे अधिक विचलन। एक ही क्वेश्चन है तो भी कोई बात नहीं, 32 का आंसर क्या करेंगे? डी। नंबर गड़बड़ाना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 32 का डी आंसर क्या हो जाएगा? लाल। और यह मार के आइए और बर्बाद हो जाइए, आंसर औरक्त होगा, ऑप्शन नंबर डी। सुनो पढ़ाए थे, सुनो बताए थे, GX यूजुअली लिव इन म्यूजिक रूम, बताए हैं। अब सुनो, लाइट कलर, लाइट जो होता है वो 7 रंग से बना है। लाइट, लाइट में आप जानते हैं विबजियोर होता है। अब आप गौर से देखिए, रेड यहाँ पर है, हम जानते हैं रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रेड के बगल में पड़ोसी कौन है? आई, इसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद आर। तो सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्घ्य है किसी का तो रेडियो वेव का। समझ में आया? तो डिपेंड ये करता है कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन में औरक्त तरंग इंफ्रारेड मौजूद है, तो आंसर क्या होगा? औरक्त, ऑप्शन नंबर डी। तब बाबू लोग लाल देखते ही आंसर मार देंगे, जहां ज्यादा तरंग दैर्घ्य का लाल। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक वर्ण नहीं है? प्राथमिक वर्ण नहीं है, देखिए इसके लिए आप एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, मरिए जा सब, ठीक है, मरिए जा सब, ठीक है। तो देखिए रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर प्राथमिक है, हाई मैजेंटा, और उसके बाद क्या है? येलो और सियान कलर, ये क्या है? द्वितीयक। तो आंसर आपको देना है प्राथमिक वर्ण नहीं है। कौन नहीं है? पीला नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। और देखो समझ में आ गया? अगर ऑप्शन में सियान और मैजेंटा है तो वो भी होगा आंसर। सियान और मैजेंटा है ऑप्शन में, देखो सियान और मैजेंटा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? पीला। लाल हरा पीला मिला के क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा लाल हरा पीला, लाल हरा आ पीला। तो देखो लाल हरा जहां पे आ गया, अब लाल हरा, तो इसके लिए यहाँ पे हम जानते हैं कि इसको मिलाते हैं, लाल और हरा, तो क्या बनता है? देख ग्रीन प्लस रेड,
बराबर व्हाइट बनता है, बीच में डब्लू होता है ऐसे। अब सुनो, ग्रीन प्लस रेड इक्वल टू क्या चीज, व्हाइट। सवाल पूछा है ग्रीन प्लस रेड प्लस येलो बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। तो ग्रीन प्लस रेड का वैल्यू क्या है, व्हाइट। व्हाइट में अगर तुम पीला मिला दोगे तो व्हाइट है ना बनेगा। तो आंसर क्या होगा, व्हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए उजला। हो गया। क्या हो जाएगा, उजला कलर। अब बताइए, लाल गुलाब को फूल हरा प्रकाश में कैसा दिखेगा, काला। काला, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, काला हो जाएगा। अब बताइए, दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। नहीं बुझा रहा है, तो आंसर याद रखना है। जब आपको दो गो समतल दर्पण दे दे, ठीक है, दो गो समतल दर्पण अगर दे देगा, आवेद उस पर ध्यान नहीं देना, चाहे किसी का पीएम का भी फोन आ जाएगा तभी नहीं उठेगा। अभी समझो यहाँ पे है? अरे पोस्ट मैनेजर, पीएम प्राइम मिनिस्टर समझ रहे है ना, चाहे पापा मम्मी, ये नहीं हो सकता है। ठीक हाल है, तुम लोग गलत सोच लेते हो, है ना। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, किसी का भी फोन हो वो नहीं उठने वाला अभी। अभी यहाँ समझो, यहाँ पे आपको दो गो समतल दर्पण है, दोनों समतल दर्पण के बीच में तुम खड़ा हो जाओ तो तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा और खराब चेहरा है वो दोनों में दिखेगा, है ना। अब आप ठीक से देखिए, अगर आप इसमें देखिएगा तो इधर का फोटो उसमें भी दिखेगा, समझ में आया, और फिर इधर का फोटो इसमें दिखेगा, लेकिन आप तो एक ही तरफ न ताकिएगा। तो सवाल ये है कि इन दोनों में टोटल इमेज बनेगा कितना, इसका इधर, इसका इधर, फिर इसका इधर, फिर इसका इधर, ऐसे बनते चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा, गलत जवाब। तो आंसर कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में दिए गए कोण को, कोण बीच का कितना है, दिए गए कोण से भाग देते हैं, भाग दे के देखते हैं क्या होता है। समझ में आया, कितना हुआ, कितना आया, ये सम है कि विषम, सम आए तो एगो घटा देना है, आप विषम आए तो वही आंसर हो गया। समझ में आया, बड़ा सोचा है कि एगो बढ़ा दे, सम आए तो एगो घटा देना है, अब विषम आए तो उम्मीद जो रखते हो जरूरी नहीं कि वही आंसर होगा। आंसर 11, ऑप्शन नंबर बी। दो समतल दर्पण परस्पर समांतर हैं, अरे भाई समांतर है तो कोण बनबे नहीं करेगा, जीरो होगा। 360 में जीरो से भाग दो, वाह रे हीरो वाह, इन्फिनिटिव अनंत आएगा, आंसर अनंत। किस रंग के लिए क्रांति कोण सबसे अधिक होता है, किस रंग के लिए, काफी पूछा है। अब धैर्य रखिए, समझिए, ध्यान समझिए। क्रांति कोण का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर 1/1 में साइन सी, ये होता है। तो अब बताइए साइन सी बराबर 1 में म्यू हो जाएगा। अब देखिए साइन सी का मतलब हुआ कि ये क्रांतिक कोण देगा, तो हम इतना जान गए कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के क्या होता है, उल्टा, अपवर्तनांक के उल्टा होता है, मतलब क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध है।
बात मत करो, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, यही काम आएगा परीक्षा में। कॉन्सेप्ट समझोगे सवाल बनाने आ जाएगा। तो याद रखना कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक तो उल्टा रिश्ता रखता है। अब आपको आना है अपवर्तनांक के बाद तरंग दैर्घ्य से इसका रिलेशन जोड़ना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें तरंग दैर्घ्य आता हो और अपवर्तनांक आता हो, जिसमें लैम्डा भी आता हो और म्यू भी। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता तो चाल जिसमें आता हो और जिसमें म्यू आता हो, दोनों, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो। चलो हम ऐसे नॉर्मली म्यू के बारे में सोचते हैं कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? सी बटा में क्या लिखते हैं भी, यही ना लिखते हैं। अच्छा, सी क्या किसका चाल है? प्रकाश का चाल है, और भी दिए गए माध्यम का है, यही ना है। अब सुनो, म्यू बराबर सी बटा भी होता है, लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। जहां दूरी है वहां क्या लिख सकते हैं? लैम्डा लिख सकते हैं। जहां चाल है वहां क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। और जहां समय है वहां पे टी लिखा जा सकता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? सी टी। अब बताओ सी बराबर क्या होगा? लैम्डा बटा में टी। तो जहां पर आपका सी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा, और बाटा में बोलो भी टी हो जाएगा। तो देखो तो अपवर्तनांक और लैम्डा में कैसा संबंध है? सीधा। तो बस इसको हटाओ और यहाँ पे लिख लो 1 में अपवर्तनांक में कैसा संबंध और तरंग दैर्घ्य में? सीधा तरंग दैर्घ्य। देखो अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य दोनों नीचे आ गया तो सीधा बताएगा। तो तरंग दैर्घ्य क्रांति कोण से कैसा संबंध रखेगा? उल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे हजारों ऑब्जेक्टिव बनाओगे। अब सुनो, क्रांति कोण और तरंग दैर्घ्य का रिलेशन अब उल्टा है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो अपवर्तन क्रांति कोण सबसे कम। समझ में आया? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तो क्रांति कोण सबसे कम हो गया। तो क्रांति कोण सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का। अब सवाल देखिए, किस रंग के लिए क्रांति कोण सबसे अधिक होगा? तो आंसर क्या होगा? बैगनी। ऑप्शन नंबर बी। बोलो बुझाया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। सघन से विरल होता है। सघन से विरल खोजो खाली, सघन से विरल, कांच से हवा। ऑप्शन नंबर सी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण संभव है। हाँ बोलो। हो गया? किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण संभव है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब क्रांतिक कोण से अधिक हो। समझ में आया? तो क्रांतिक कोण पहले निकाल लेंगे। क्रांतिक कोण निकालना है तो आप सोचिए कैसे निकाले जाएगा। क्रांतिक कोण का फॉर्मूला ये ना है, अपवर्तनांक कितना दिया है? 1 में साइन सी। तो बोलो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? इधर लिख ले रहे हैं, साइन सी बराबर 1/1.4। आपको मालूम है √2 बराबर 1.414। तो यहाँ पर 1/√2 लिख सकते हैं। तब बोलिए 1/√2 कितना का होता है? तो सी बराबर 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भयानक गलती हो गई, आप सी मार कहिएगा, बर्बाद कर कहिएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। यही उम्मीद था तुम लोगों से, पीछे का पढ़ा हुआ सब बर्बाद कर दिए। यहाँ बोल रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब एंगल क्रांति कोण से ज्यादा हो। आंसर जब 45 आया है तो हम 45 से ज्यादा खोजेंगे। आंसर डी होगा 48। बड़ा तेज बोल रहा हूँ सर, अब 45 मार रहा है सर। 46 होगा तो आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। हाँ, लाल होता है प्राथमिक ईंधन, तो ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक ईंधन धनुष में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक बार ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक इंद्र धनुष का दर्शन कोण, मतलब जो हम देखते हैं वो एंगल हमारे आंख से कितना बनता है, तो याद रखना है प्राथमिक के लिए कम होता है और द्वितीयक के लिए ज्यादा होता है। समझ में आया? अरे तो कितना रेंज होता है वो जान लो। 41 से 43 प्राथमिक, 51 से 53 जो होता है वो क्या होता है, द्वितीयक। याद रहेगा, है 41 से 43 पकड़ लेना है, होने 51 से 53 पकड़ लेना है। तब बताइए, प्राथमिक के लिए दर्शन 51 से 43, 41 सॉरी 41 से 43, द्वितीयक के लिए 51 से 53। ऑप्शन नंबर ए। अभी 51 से 54 दिए तो हम क्या करें, आप आंसर यही ना मारिएगा। द्वितीयक है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीयक इंद्रधनुष का बाह्य भाग बैगनी होगा, आंसर हो जाएगा बी। इंद्रधनुष का आकार सी, वृत्त के आकार का होता है, आंसर क्या हो जाएगा सी, वृत्त के आकार का। हम लोग को आधा दिखता है, वही एरोप्लेन से ऊपर जाओगे तो देखेगा तो गोल बनेगा, गोल दिखाई देगा, आंसर हो जाएगा वृत्त क्या। इंद्रधनुष की दिशा, अब दिशा से संबंधित सवाल रहेगा तो आप पहले समझ लो इंद्रधनुष कैसे बनता है, कब बनता है, ये बात याद रखना। कभी भी इंद्रधनुष बनेगा तो सूर्य की जो दिशा होती है, सूर्य जब उगा हुआ रहेगा उसके विपरीत बनेगा, ये याद रखना है। अगर सूर्योदय हुआ है और उस समय इंद्रधनुष बन रहा है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूरब में, तब पश्चिम में इंद्रधनुष बनेगा। समझ में आया? सूर्यास्त के समय है पूरा, बात समझ में आ गया? तो चलो अब बताओ सब। इंद्रधनुष की दिशा सूर्य के विपरीत दिशा, ऑप्शन नंबर बी। में बहुत अच्छा सवाल है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, सर ए पर बी, सी, उत्तर, सुअर से समझो। जब दोपहर में सूरज कहाँ रहता है, वो तो बीच में रहेगा, तब बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा, दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है, आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, आइए ना था। चलो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष का निर्माण, आंसर होगा डी, इनमें सभी, इनमें सभी रे सुअर। हाला बंद, ध्यान दो। इंद्रधनुष जब बनता है, सुनो बात नहीं, देखो ये बूंद हो गया तो प्रकाश का किरण जब इसमें आएगा तो बोलो इस जगह पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। इसके बाद ये यहाँ से टकरा के ऐसे गया तो बोलो यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब सुनो, यहाँ से अब क्या होगा कि ऐसे जो है किरणें निकलेंगी, ऐसे बहुत सारी किरणें निकलेंगी, तो ये क्या हुआ, वर्ण विक्षेपण। 3 घटनाएं, पहले आपका अपवर्तन होगा, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण।
तो ये तीनों के कारण ही इंद्रधनुष बनता है, इनमें सभी। हाँ ये बताओ, ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्ण के बूंदों में। ए पर कितना लोग है? बी पर, सी पर और डी पर। एक बात बताओ हमको, हाई जो हुआ है वर्ण विक्षेपण, क्या ये अपवर्तन नहीं है? ये अपवर्तन भी है और वर्ण विक्षेपण भी है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आया कि नहीं आया? तो अपवर्तन कई बार हुआ? 2 बार। तो आंसर होगा 2 अपवर्तन, 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अब भाई बताओ। पूरब वाला, पश्चिम। हाँ सुनो सुनो, अब जितना पूछेंगे उसका जवाब दो। हल्ला बंद करो, हल्ला नहीं। सुनो ध्यान से। हल्ला बहुत हो रहा है। हाँ देखिए, एक बार पेट्रोल पंप पूरी कह रहा है। सुनो, मैं ये कह रहा था कि शाम में 4 बजे सूर्यास्त होता है, तो अगर सूर्यास्त हो रहा है तो वो किस दिशा में गया? पश्चिम। अब जितना पूछे उसका जवाब दो। पश्चिम में अगर वो गया तो किधर बनेगा इंद्रधनुष? अब पूरब में अगर इंद्रधनुष बन रहा है तो आदमी कहाँ खड़ा होकर देखेगा? पश्चिम में खड़ा हो जाएगा। अब वो देखेगा तो उसका पीठ किधर है? पश्चिम। तो आंसर क्या पूछ रहा है? आंसर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। चलो ये बताओ, लाल रंग मानव नेत्र के 180 डिग्री होता है, अकुता के 270। ठीक है, एगो आंख के 150 डिग्री होता है। एगो आंख बंद कर लेगा तो दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री, दोनों आंख से देखेगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर ऐसे भी देख रहे हो तो इधर से कोई गुजरेगा तो तुम्हें दिखाई दे देगा। कॉर्निया का रंग, आंसर भूरा। वाह बहुत सुंदर। नालायक कहीं का, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया का कोई रंग नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है। चलो, निम्नलिखित में कौन नेत्रदान नहीं कर सकता? तीनों दान नहीं कर सकता। चलो, मानव नेत्र का रंगीन भाग, वाह बहुत सुंदर, पुतली छेद के कहा जाएगा। परिकारी का आइरिस हुई, सुअर कहीं के 100 बर्बाद कर बस तो हो गए, आज रिजल्ट होगा तो। हाँ, प्रकाश का नियंत्रण, प्रकाश का नियंत्रण कौन? प्रकाश का नियंत्रण पुतली करता है। अच्छा, आइरिस करता है। ओ, पुतली करेगा। वाह, दोनों में से आइरिस में पुतली की पुतली में आइरिस, आइरिस से पुतली की पुतली से आइरिस। आइरिस में जो होल होता है वही पुतली है। वो छोट बड़ हो रहा है। अगर आइरिस चाहे कि ना हम ना सिकुड़ देबो तो सिकुड़ जाएगा नहीं। तो सब खेला किसका है? आइरिस। तो आंसर होगा आइरिस। नालायक सब। मानव नेत्र का लेंस बना होता है जेली पदार्थ द्वारा, जेली प्रोटीन द्वारा। कहता डी, इनमें सभी माने उसका
निकाल के देख। जेली प्रोटीन, जेली प्रोटीन द्वारा, ठीक है। परीक्षा में यही अभी करी है, फाइनल एग्जाम जो होगा तो। हाँ, मानव नेत्र का लाल रंग सेंस करने की कोशिका शंकु नहीं है तो उसे लाल गुलाब दिखाई देगा। काला, काहे की कौन बीमारी हो गया? लाल का बीमारी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। समझ में आया? कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी है। रेटिना कितने तरह की कोशिकाओं से बना होता है? तो जहां प्रकाश की मात्रा अधिक होती है रेटिना का वह भाग कहलाता है। क्षर बिंदु। आंसर क्या होगा? पीत बिंदु। पीत बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। अधिक उम्र हो जाने पर लेंस धुंधला हो जाता है। मोतिया बिंद हो गया, मोती जैसा हो जाता है, मोती के रंग जैसा हो जाला। अनंत, अधिकतम दूरी अनंत होगा। हाँ, एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो उसको किस लेंस के चश्मे से उपचार करेंगे? पहला बात की बीमारी पहले पता कर, कौन बीमारी है? दूर का दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब निकट का दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष, निकट अवतल, आंसर अवतल लेंस। वाह बहादुर, बहुत अच्छा। प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तित रहता है। एक लाख धराए आवृत्ति, आवृत्ति ठीक है। आवृत्ति देखत देखत आवृत्ति कई जगह लिखल है, एगो हियो बा, एगो जगह बा, अडी में आवृत्ति और तो लिखल सब आवृत्ति सतह के लंबवत होने पर पथ, लंबवत पड़ेगा तो पथ नहीं बदलेगा। समझ में आया? तो आंसर होगा आवृत्ति और सतह के लंबवत होने पर पथ। ठीक है, चलिए। यदि कांच और पानी में वेग क्रमशः v1 और v2 हो तो कांच और पानी में किसमें चाल ज्यादा होता है? पानी में, तब v2 बड़ होगा, तब v1 इज लेस देन v2, ऑप्शन नंबर ए। यदि कांच में प्रकाश की आवृत्ति n1 और पानी में n2 हो तो कांच में, सुनो, कांच में क्या होगा? कम होगा, उसके बाद पानी में क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। नलायक कहीं का आवृत्ति है तो बराबर होता है, तो कहता है हाँ होगा, आवृत्ति हमेशा बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा? n1 बराबर n2। हाँ, तालाब के किनारे एक आदमी को मछली देख रही है तो आदमी बड़ा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। हवा न रहे तो दिन की अवधि, माने मान के चलो हवा नहीं है पृथ्वी पर, तब दिन की अवधि घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित, या हवा से दिन का कोई संबंध नहीं है? बोलो सर, घट जाएगी, कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, सुनो, पृथ्वी है। अब हम लोग मान के चलो कि जब सुबह होता है तो प्रकाश की किरण हमारे शरीर पर, हमारे जगह पर पहुंचती है। अब ध्यान से सुनो, प्रकाश की किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, सुबह होता है, सूर्य मान के चलो यहाँ है, ठीक है, समझो, ध्यान समझो, सूर्य यहाँ पर है। अब सूर्य भले ही यहाँ पर हो, लेकिन प्रकाश जो होता है, प्रकाश वो अगर आना चाहे तो सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ जाएगा। अब मान के चलो कि ये प्रकाश यहाँ से चलना शुरू किया तो इसको बीच में क्या मिलेगा? हवा, हवा मिलेगा। अब हवा से पहले ये किस चीज में है?
तो प्रकाश में निर्वात और हवा में सघन कौन हुआ? हवा। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि ये हवा का मेन बॉर्डर है, ठीक है, तो प्रकाश अगर यहाँ से या सूर्य के पास से चलता भी है, ऐसे चलता भी है, या यहाँ से भी चलता है, तो ऐसे जब ये जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा। तो पहले हम अभिलंब खींचते हैं, और अभिलंब खींच लेने के बाद एक प्रकाश की किरण ऐसा खींचेंगे जो अभिलंब की ओर मुड़ जाए। तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ाना है, तो जैसे मान के चलिए ऐसे आए तो ये ऐसे मुड़ गया, बात बुझाए, अभिलंब की ओर मुड़ा। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर अगर सूर्य है तो ये प्रकाश अगर जाएगा भी तो ऐसे ये मुड़ेगा, समझ में आया? अब पीछे की ओर डॉट डॉट से मिलाइएगा, तो यहाँ का जो आदमी होगा, यहाँ का जो आदमी होगा उसके आंख में प्रकाश कहाँ से जा रहा है? सूर्य से। सूर्य से जा रहा है, लेकिन वो सूर्य को ऐसे थोड़ी देखा है, वो तो सीधा दिखेगा। तो सूर्य उसको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ। समझ में आया? यानी कि जब सूर्योदय होता है, पहली बार जब आपके आंखों के सामने सूर्य का चित्र दिखाई देता है, तो असल में वो ओरिजिनल सूर्य नहीं है, काल्पनिक है। 4 मिनट तक ऐसा होता है, तो इसको आभासी समय कहा जाता है। तब पृथ्वी के पास में मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है, तो सूर्योदय के समय भी हमें और सूर्यास्त के समय भी हमें 4-4 मिनट तक हमें सूर्य का काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो इसलिए सोचो कि सूर्य जब नीचे ही रहता है ना, तभी हमें सूर्य यहाँ पे दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पर जब आएगा तो उस कंडीशन में सूर्य की स्थिति हमको अलग दिखाई देगी, सूर्य का प्रकाश बड़े आराम से पृथ्वी पर आने लगेगा। अब थोड़ा सोचो कि अगर हवा नहीं होता तो क्या सूर्य यहाँ दिखाई देता? सूर्य 4 मिनट देर से दिखाई देता। बात को समझो, यहाँ पर सूर्य रहता है तबे सूर्य दिखाई देने लगता है, और वही अगर सूर्य हवा नहीं रहता तो प्रकाश सीधा सीधी डायरेक्ट जाता। बात बुझाया? सूर्य जब यहाँ पहुंचेगा वास्तव में तब प्रकाश यहाँ पर आएगा। बात बुझाया? इसका मतलब क्या हुआ? आए? दिन बढ़ जाएगा। आए? सूर्य का प्रकाश देखो, आए? दिन की अवधि क्या होगी? जब सूर्य यहाँ पहुंचेगा तब न प्रकाश आएगा, तो इसलिए दिन क्या हो जाएगा? तब तक तो रातें रहेगा, इधर भी रात इधर भी रात, तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक आंसर क्या हो जाएगा? लाल। तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक दोनों से सीधा संबंध है, तो आंसर हो जाएगा लाल। म्यू अपवर्तनांक और टी चौड़ाई के कांच से प्रकाश को गुजरने में कितना समय लगेगा? टी चौड़ाई, तो टी चौड़ाई एक प्रकार का दूरी हो गया, ये आपका अपवर्तनांक हो गया। कितना समय लगेगा? समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी यानी कि आप लैम्डा मान लीजिए, है ना, और चाल आपको कितना दिया हुआ है? चाल नहीं दिया है तो चाल को क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब म्यू की बात करें तो म्यू किसको कहते हैं? म्यू बराबर सी बाई भी। तो बोलिए म्यू बराबर सी बाई भी होता है, तो आए हम लोग को निकालना क्या है? टी चौड़ाई के कांच। टी चौड़ाई का मतलब दूरी हो गया। गौर से देखो, यहाँ पे कैपिटल टी लिख ले रहे हैं और जहाँ लैम्डा है वहां पे क्या लिख ले रहे हैं? स्मॉल टी लिख ले रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, अब हम लोग को टी का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, यही टी तो निकालना है। टी बाई सी कहाँ पे मौजूद है? टी बाई सी
आए अच्छा, अब म्यू को इंक्लूड कर दो, तब मी को इंक्लूड कर दो, म्यू। तो म्यू को इंक्लूड करना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं सी बराबर, अच्छा एक और चीज, दूरी देखो फिर से, नहीं बुझा रहा है तो फिर से देखिए, न्यूमेरिकल है, बताइए दूरी बराबर, फिर से देखिए बहुत आसान है, दूरी बराबर चाल गुना समय, लिख लिए। अब हमको ये बताइए चौड़ाई क्या है, एक प्रकार का दूरी है, तो आप दूरी के जगह पे लिख लीजिए टी, चाल गुने समय, चाल को थोड़ा देर के लिए क्या मान लीजिए, भी मान लिए, समय नहीं पता है, समय को क्या मान लीजिए, टी मान लिए। अब पढ़िए सवाल में क्या पूछ रहा है, समय, समय मतलब इस बड़े टी का मान पूछ रहा है, तो बड़ा टी का मान क्या होगा, टी बाई भी। अब यहाँ भी बताइए क्या होगा, v बराबर सी बटा में म्यू हो जाएगा, इस मान को यहाँ फेंक दीजिए, तो टी अभी का मान रखेगा सी बाई तो क्या हो जाएगा म्यू टी बाई सी, देखिएगा म्यू टी बाई सी आए, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बोलो समझ में आ गया, किससे लेंस नहीं बना सकते, आए प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बन सकता है, कांच से भी बन सकता है, पानी से भी बन सकता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक से नहीं बनता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखने का कारण, आंसर व्यतिकरण, सी हो जाएगा। भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह रंगदार दिखाई प्रतीत होता है, इसका भी आंसर व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर ए, तेल भी तो रंगीन नहीं दिखाई देता है, व्यतिकरण। किस रंग का प्रकीर्णन अधिक, सबसे अधिक है, आंसर क्या होगा बैगनी, बैगनी। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखेगा, पहले तक काला बोल रहा सब, आंसर नीला, नीला होगा ऑप्शन नंबर डी। पेड़ के पत्ते का परछाई गोल बनने का कारण विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चाकू के परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता है, इसके कारण विवर्तन के कारण, तो आंसर हाईलाइट नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। बिना माध्यम बदले प्रकाश का पथ बदलना कहलाता है, सी विवर्तन हो जाएगा। माध्यम बदलने पर प्रकाश का पथ बदलना कहलाता है अपवर्तन, पथ बदलेगा माध्यम बदलेगा तो ऐसा क्या होगा अपवर्तन। सीडी कैसेट का सतह रंगीन दिखाई देता है, सीडी कैसेट का सतह रंगीन दिखाई देता है, अब की लग रहा होगा कि व्यतिकरण, लेकिन आंसर विवर्तन होगा, है ऐसे देखो विवर्तन, समझ में आया, विवर्तन। पतले फिल्म के रंगीन हो आए, याद कर लेना, बाद में डिटेल में समझा देंगे। पतले फिल्म के रंगीन होने का कारण, अरे डिस्क का कोर देखना ठीक से, कोर के वजह से चमकता है, कोरे पर न प्रकाश मुड़ता है जिसके वजह से वो चमकता है, तो इसीलिए कोर पर प्रकाश जब मुड़ता है तीक्ष्ण मोड़ पर तो उसे विवर्तन कहते हैं। इसीलिए पतले फिल्म के रंगीन होने का कारण, पतला फिल्म मतलब क्या होता है, फिल्म माने क्या होता है फिल्म माने मूवी, वाह, फिल्म मतलब बुलबुला, बुलबुला के कहल जाला, जब साबुन के बुलबुला होला उस वक्त, आप बुझाया। तब बोलो पतले फिल्म के रंगीन होने का कारण क्या है, व्यतिकरण।
एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर, सीधे मछली पर। जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, तेज बरस है मतलब मरले बरस है। सी। बताओ। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है की खोज किसने की? हर सवाल में आंसर न्यूटन। मैक्सवेल किया था, मैक्सवेल। सी। बोलो। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये एकदम आएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम तरंग दैर्घ्य से। ऑप्शन नंबर बी। मानव जाति नहीं देख सकता है हरा बैंगनी प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक वर्ण है मरिए जैसब। मरिए जैसब। लाल हरा नीला। लाल हरा नीला। लाल हरा नीला। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता? यही में का कहता आंसर। अरे बाप, ओहो, हे भगवान, का सवाल बा। निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग के सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी। एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है, ये अलग से, एक गलती से इसमें आ गया है। ए होगा, तो बोला ए जी भाई, हमने कहते सवाल के। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए होगा। ए 94। वाह। डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी। तरंग सुनो, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तन क्या हुआ? 95 के का? हाँ तो ये होगा, ठीक तो है। ओमेगा एल बराबर, हम कुछ कहनी है का? हम तो ए कहनी है। 96। तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। ऑप्शन बी। किसके लिए तरंग दैर्घ्य का मान अधिकतम है? रेडियो तरंग होगा, सुअर कहीं का। रेडियो तरंग सबसे लास्ट में अभी बताए। एक प्रकाश किरण कांच में कांच में पहुंच गए। कांच से कहता आदमी है कि थ्रेसर? अरे देखो, कांच से है और देखो पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण कितना होगा? बोलो। क्रांतिक कोण कैसे निकल जाला? म्यू बराबर 1/sin²। ठीक है, तो म्यू निकालना है नु। कहाँ से कहाँ जा रहा है? कांच से पानी। तो हम पानी से कांच लिखेंगे। पानी कितना? 4/3। तो 4/3 ऊपर और नीचे 5/3। 3 दिन खराब हो गया। 1/sin²। चुप रहे।
हाँ भाई पलट दो 5/4 साइन सी, सी बराबर साइन इनवर्स 5/4 आंसर। हाँ कितना? हाँ ये उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, गड़बड़ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है तो आंसर बी हो जाएगा 4/5। किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन क्या होगा? बताओ। एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? √3 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला बताओ। न्यूनतम विचलन डेल्टा एम बराबर ए इंटू, अब सुनो किसका वैल्यू दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुजाकार। समबाहु त्रिभुज में एंगल कितना होता है? एंगल 60 डिग्री। म्यू का मान √3 - 1 है। अरे ये खराब हो गया है। हाँ सुनो, खत्म तो है, समझो खत्म तुम लोग है। देखो मैं ये बोल रहा था कि 60 और √3 कितना के करीब होता है? 1.7 - 1 तो 60 गुने 0.7 तो 7 छक 42 है, तो आंसर 45 के करीब में होगा। आंसर सी हो जाएगा नालायक को सी। एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है, वह क्या है? ध्रुवण हो जाएगा, ध्रुवण।